हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत हो जाती है तब ठान लिया जाता है, ठान लिया जाता है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। कक्षा 9th में, ठीक है, पहला पाठ है हमारा संख्या पद्धति, उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला भाग है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को समझने लगेंगे, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहले जो संख्या पद्धति है, तो इसमें संख्याओं के बारे में ही पढ़ना है। तो जो हमारी संख्याएं होती हैं, ठीक है, उन संख्याओं को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होती हैं हमारी वास्तविक संख्याएं और एक होती हैं हमारी काल्पनिक संख्याएं, या जिसे हम सम्मिश्र संख्याएं भी कहते हैं। वास्तविक संख्याओं के बारे में तो पूरी तरीके से इस अध्याय के अंतर्गत हम जानेंगे, और अभी 10 से 15 मिनट के अंदर आपको पता लग जाएगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। बात करते हैं काल्पनिक संख्याओं की या सम्मिश्र संख्याओं की, तो इसके लिए आपको 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। जब आप क्लास 9th में के बाद 10th में आ जाएंगे, 10th के बाद जब 11th में आएंगे, तब आपको एक पूरा चैप्टर सम्मिश्र संख्याओं से संबंधित मिलेगा, ठीक है। तो बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। जब वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं तो थोड़ा सा क्रम से हम चलना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात जो हम करते हैं वो हम करते हैं प्राकृत संख्याओं की। क्या होती हैं प्राकृत संख्याएं? जैसे अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करते हैं तो कक्षा 6 से ही शुरू हो जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स, जिसे अंग्रेजी में भी कहा जाता है। अब ये जो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं समझने की कोशिश करो। जैसे मान लीजिए आपकी कक्षा में बच्चे बैठे हुए हैं, अध्यापक ने आपको खड़ा किया क्लासरूम में, और खड़ा करने के बाद कहा कि बच्चों गिन के बताओ कक्षा में कितने बच्चे हैं। आपने शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12, जितने बच्चे होंगे उतने तक हमारा चलता रहेगा। 50 बच्चे होंगे तो 50 तक हमारी गिनती चलती रहेगी, है ना। शुरुआत कहाँ से करी थी हमने? 1 से शुरू करी थी, 1 से, ठीक है। ऐसे ही एक दिन ऐसा हुआ कि मॉर्निंग असेंबली हो रही थी, ठीक है। मॉर्निंग असेंबली में सारी क्लासों के बच्चे खड़े थे, ठीक है। प्रिंसिपल सर ने कहा कि सारे बच्चों को गिन के बताइए। गिनना शुरू किया, 50 एक कक्षा के हो गए, 100 हो गए, 500 हो गए, ठीक है। किसी किसी विद्यालय में 3-3 हज़ार 10-10 हज़ार तक बच्चे होते हैं। लेकिन इन दोनों ही चीज़ों में जो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है वो ये है कि हम शुरुआत 1 से करेंगे। कहाँ से करेंगे? 1 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे विद्यालयों में पेड़ पौधे लगे रहते हैं, उसमें गिनने के लिए कहा जाए कि इसके जो पत्ते हैं उनको गिनिए, तो 1 2 3 4 5। सिर के बाल होते हैं, उनको गिनना चाहें तो 1 2 3 4 5 हज़ार लाख करोड़ तक चलता रहता है। आसमान में खुले में तारे निकल रहे हैं रात में, उनको गिनना चाहें 1 2 3 4 5 लाखों करोड़ों अरबों तक चलता रहता है। इन सारी चीज़ों में जब हम गिनने वाली बात कर रहे हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, वो ये है कि 1 से शुरू होती है, ठीक है। इन्हीं 1 से शुरू होने वाली या गिनने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब इसकी मैं परिभाषा यहाँ पर लिख देता हूँ। गिनने वाली संख्याएं, ठीक है, गिनने वाली संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, ठीक है, जो 1 से शुरू होती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक भी आता है कई जगह पर, है ना, नेचुरल नंबर अंग्रेजी में कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं उदाहरण की, ठीक है। तो उदाहरण की जब हम बात करेंगे तो उदाहरण कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 के बाद ये कहाँ तक चलती रहेंगी? अनंत तक चलती रहेंगी। यहाँ से हम 2 क्वेश्चन लिखने वाले हैं। वो ये है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ठीक है, सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है वो क्या है? 1 है। और इसी प्रकार जो हमारी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी जो प्राकृत संख्या है वो क्या होती है बताओ? कुछ बच्चे 10 बता देते हैं, 10 नहीं, 10 के बाद तो 11 आता है, ठीक है, इसलिए अनंत पर होता है,
ठीक, समझ में आ गया। पहली परिभाषा हमारे सामने है प्राकृत संख्याएं, जिसे हम गिनने वाली संख्याएं भी कहते हैं। 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती रहती हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा आप दिमाग में रखना, अभी धीरे धीरे हम वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप बीच में ऐसा किया करो, वीडियो को रोक करके लिख लिया करो। ठीक है, पहली बार में तो ऐसे ही देख लिया करो मज़े मज़े में क्या चीज़ है ना। फिर उसके बाद जब दूसरी बार में देखें तो वीडियो को बीच में रोको और लिख लिया करो। ठीक है, और धीरे धीरे आप अपने नोट्स बनाते रहो। और थोड़े दिन में हम टेलीग्राम पर एक चैनल बना लेंगे जिस पर आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। प्राकृत संख्याओं के बाद हमारी दूसरी परिभाषा आती है, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को तो समझ चुके हम। 1 से शुरू होती हैं, गिनती वाली संख्याएं होती हैं, अनंत तक चलती हैं। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में एक बैग है, उसमें सारी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अब वो प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 से लेकर अनंत तक वाली। अब इसमें एक संख्या 0 को डाल दिया हमने। अब जैसे ही उस 0 को हम डाल देंगे तो उस बैग का नाम बदल जाएगा। उस बैग का नाम क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्याएं। उनको हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे या होल नंबर कहेंगे। ठीक है, जब प्राकृत संख्याओं के समूह में, ठीक है, जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य मिला दिया जाता है। ठीक है, जब प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य मिला दिया जाता है, शून्य मिला दिया जाता है तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। या जो समूह प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे तो एकदम से समझ गए होंगे कि इसका जो उदाहरण है वो कहाँ से शुरू होने वाला है। इसका उदाहरण कहाँ से शुरू होने वाला? 0 से। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसी प्रकार से ये कहाँ तक चलेगा? अनंत तक। ठीक है, इसमें भी 2 चीज़ हम लिखने वाले हैं। सबसे छोटी, ठीक है, ये क्वेश्चनों को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन होते हैं इस पर आधारित, है ना, परिभाषाओं पर आधारित। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है बताओ? वो हमारी अनंत पर होती है। ठीक है, अब तीसरी परिभाषा हमारे सामने आ रही है, जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, और जिसे अंग्रेजी में हम इंटीजर्स भी कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया सभी बच्चों को? चलो समझते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। यहाँ पर एक मैंने रेखा बना दी है। क्या बना दी है? रेखा बना दी है। समझ में जानते होंगे रेखा क्या होती है? रेखा एक ऐसी आकृति होती है जो दोनों तरफ इधर साइड में बाईं तरफ भी दाईं तरफ भी दोनों तरफ अनंत तक बढ़ती रहती है। एक पतला धागा लीजिए और पतले धागे को क्या दोनों हाथों से टाइट पकड़ लीजिए, तो एक ऐसी आकृति प्राप्त होती है जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, और वो लंबाई भी कैसी रहती है? अनंत। यहाँ भी इधर साइड भी अनंत, इधर साइड भी अनंत, उसे हम रेखा कहते हैं। और उसी रेखा पर जब हम सारी संख्याओं को दिखा देते हैं तो वो रेखा हमारी क्या कहलाती है? संख्या रेखा कहलाती है। जब हम इस पर पूर्णांकों को दिखाएंगे तो ये संख्या रेखा किसके लिए कहलाएगी? पूर्णांकों के लिए कहलाएगी। ठीक है, पूर्णांकों के लिए संख्या रेखा कहलाएगी। परमेय संख्या दिखाएंगे तो परमेय संख्या के लिए संख्या रेखा कहलाती है। ठीक है, कोई नहीं, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की। कौन कौन सी संख्याओं को इंटीजर्स कहा जाता है, कौन कौन सी संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है? तो देखो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, 1 के बाद 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5, 6, 7, 8, 9 और ये क्या हो गया? 10 हो गया। समुद्र तल,
ठीक है, समुद्र तल से ऊपर, समुद्र तल से नीचे, एक बिंदु लिया उसके इधर तरफ, ठीक है ना। कभी लाभ होता है तो प्लस में लिया जाता है, कभी हानि होती है तो किस में ली जाती है, माइनस में ली जाती है, ठीक है। ऊपर वाली संख्याओं को प्लस में लेते हैं, नीचे वाली संख्याओं को किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। समुद्र तल से नीचे की बात है। एक बिंदु निश्चित हमने कर दिया है, एक तरफ में प्लस लेंगे, एक तरफ में क्या लेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, बीच में हमारा क्या है, 0 है, और एक साइड में हमारी क्या है, पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या है, अनंत तक चलेंगी, ठीक है। और एक तरफ हमारी क्या हो जाती हैं, माइनस वाली संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। -5 आ गया है, इसके बाद -6 आ गया है, -7 आ गया है, -8 आ गया है, -9 आ गया है, और क्या आ गया, -10। और इस प्रकार से ये कहाँ तक चलेगा भाई, अनंत तक, माइनस अनंत तक ये संख्या हमारी जा रही है, ठीक है। तो जैसे 0 से लेके ये वाली जो संख्याएं हैं अनंत तक, इनको तो हम पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं, ठीक है। इसमें ये जो नेगेटिव साइन वाली जो संख्याएं ये और मिल जाती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसकी हम परिभाषा की बात करते हैं तो सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं, इसके साथ ही साथ क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और प्राकृतिक संख्याएं नकारात्मक निशान के साथ में, ठीक है। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या किसके, ऋणात्मक निशान के साथ, ठीक है। यही तो था, 1 2 3 4 5 सारी जितनी भी प्राकृत संख्या थी उनमें सब में नकारात्मक निशान लगा दिया के साथ। इसी समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा तो हमारी समझ में आ गई है, क्लास 7th में भी हमने पढ़ा था, क्लास 8th में भी हमने ये पढ़ा था। लेकिन जो प्रॉब्लम रहती है बच्चों को वो ये रहती है कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो देखो इधर से चलना हमने शुरू किया, 9 के बाद 10, 9 के बाद 8 पे आ रहे हैं, 7 पर आ रहे हैं, तो जो मान हैं वो हमारे कम होते जा रहे हैं। तो इधर तीर की निशान की तरफ हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या है, घटता क्रम है। और इधर से अगर हम चल रहे हैं तो ये हमारा क्या है, बढ़ता क्रम है। क्या है, बढ़ता क्रम है, ठीक। समझ आ गया सभी को, कोई परेशानी मेरे ख्याल से आपको नहीं होगी। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि जैसे 1 और 0 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 और 0 की बात कर रहे हैं, तो इधर वाली संख्या बड़ी होगी, है ना। देख लो, इधर से ही तो चल रहे हैं हम, इधर से चलना शुरू किया तो जो इधर पड़ जाएगी वो बड़ी रहेगी, और जो इधर पड़ेगी वो कैसी रहेगी, छोटी रहेगी। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमने लिखा कि जो हमारा 1 है, ठीक है, वो 0 से कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। अब एक 0 संख्या आ गई है और एक क्या आ गई है, -1 आ गई है, ठीक है। एक 0 आ गई है, एक -1 आ गई है, 0 उधर है, -1 इधर है, तो इधर वाली कैसी रहती है, बड़ी रहती है। तो 0 संख्या हमारी क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। अब इसके बाद एक संख्या -1 है और एक -2 है, तो -1 उधर पड़ रहा है, -2 इधर पड़ रहा है, तो उधर वाली संख्या क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, ठीक है। तो जो हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो -1 से शुरू होती हैं, तो -1 सबसे पहले पड़ जाती है, इसलिए सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है। लिख देते हैं यहाँ पर, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, -1 होता है। और सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा बताओ। और सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक तो अनंत पर होगा, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, माइनस अनंत कहेंगे। प्लस वाली संख्याओं के लिए, धनात्मक संख्याओं के लिए सबसे छोटा 1 होता है और सबसे बड़ा क्या होता है, अनंत होता है। इसके लिए ज़्यादा हम कन्फ्यूज कभी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी, और मैं यहाँ पर कोने पर हूँ और आपने वीडियो को रोक करके इसको राइट डाउन कर सकते हो। अब हमारी 3 परिभाषाएं हो चुकी हैं,
अब हम बात करने वाले हैं अगली परिभाषा की। धीरे धीरे हम क्रम से चल रहे हैं। कहाँ पहुँचना है हमें बताओ? हमें पहुँचना है वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। और वास्तविक संख्याएं जब हमें पता लग जाएगी तो हमारा ये जो क्रम चल रहा है वो हमारा वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, और आगे की चीज़ें पढ़ेंगे फिर उसके बाद। 30 परिभाषाएं हो चुकी हैं। चौथी परिभाषा है परिमेय संख्या। अभी तक तो बच्चे फिर भी चीज़ें जानते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर, रेशियो से निकला है रैशनल नंबर। ठीक है, और अगला क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? रेशियो से निकली हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, रेशियो जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। अनुपात हमने क्लास 6 में पढ़ा भी था। तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? अनुपात का, रेशियो का। ठीक है, कैसे करते हैं अनुपात? क्लास में 2 बच्चे हैं, एक रवि है एक सोनू है। रवि के पास 10 किताबें हैं, सोनू के पास 15 किताबें हैं। अनुपात निकालते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2:3 का अनुपात आ जाता है, या 2/3 का अनुपात आ जाता है। ठीक है, समझ आ गया? इसे हम कहते हैं अनुपात। बट्टे में रहती हैं संख्याएं, एक संख्या ऊपर रहती है एक संख्या नीचे रहती है। ऊपर वाली संख्या को भिन्न में है ना, मैंने 2 बार बोला है, भिन्न चीज़ को समझ लेना। भिन्न में ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ऐसी संख्या को ही हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। परिभाषा की बात करते हैं बच्चों। परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q, ठीक है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये P और Q क्या है। परेशान मत होइए, बताया जाएगा P और Q क्या है। इससे पहले वाली परिभाषा क्या पढ़ी थी हमने? याद करो, पूर्णांक संख्याएं। तो P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक ही होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक। 0 से लेके इधर अनंत तक और इधर -1 से लेके इधर -अनंत तक, ये सारे पूर्णांक बट्टे में लिखे जाएंगे तो वो सारे क्या कहलाते हैं? आपके परिमेय संख्या कहलाते हैं। आगे लिखते हैं, यहाँ P और Q, यहाँ P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। और दूसरा क्या हो गया? Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, P तो 0 नहीं होता है और ना P तो 0 हो सकता है, Q 0 नहीं हो सकता है। ये चीज़ होती है परिमेय संख्याओं। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिन्हें हम बट्टे के रूप में, अनुपात के रूप में लिख सकते हैं? ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो पहली होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लो आप। चलो 1 से शुरू करते हैं। ऐसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? बताओ, लिख सकते हैं। 1/1, एक संख्या 2 ले ली, 2/1, 100 ले ली, 100/1, 5000 ले ली, इसे भी 5000/1 लिख सकते हैं। 1 से भाग देते हैं, संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 का गुणा कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या वही की वही रहती है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या सारी ले ली, इसलिए क्या लेते हैं? शून्य लेते हैं।
ठीक है, शून्य ले लिया। तीसरा क्या हो गया, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ये भी सारे हमारे क्या हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, भिन्न जितनी भी होंगी, ठीक है, वो भी सारी हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। ऋणात्मक जो भिन्न हैं वो भी हमारी क्या होंगी, सारी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, ऋणात्मक निशान के साथ बट्टे वाली संख्या आती है, इसलिए उसको मैंने ऐसे लिख दिया है। इसके बाद हमारा शांत दशमलव पढ़ेंगे अभी हम, दशमलव के प्रकार भी। शांत दशमलव भी हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसके बाद अशांत, ठीक है, अशांत आएगा, चैप्टर में भी आएगा। अशांत आवर्ती दशमलव भी हमारा कैसा होता है बताइए, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये सारी हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं किसकी, अपरिमेय संख्याओं की, कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्या, नाम तो उल्टा है तो भाई काम भी उल्टे होंगे, परिभाषा भी उल्टी होगी, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। एक चीज़ छूट गई, जीरो को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, 0/2 लिखो, 0/1 लिखो, है ना, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। जिसे P/Q के रूप में आ जाएं, अब हम परिमेय संख्या पर आ जाएं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब इसके बाद कौन कौन सी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो जैसे पाई है, पाई को भी क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। दूसरा कोई जैसे संख्या 2/1/0 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये पाई अपरिमेय संख्या क्यों है, जैसे पाई का जो मान है ना, वो वृत्त का व्यास है ना, वृत्त का जो परिधि होती है, और परिधि में अगर व्यास का भाग दे देते हैं तो वो आती है हमारी पाई। उसी अनुपात को हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। तो इसका जो मान है सुपर कंप्यूटर के द्वारा अभी तक सही निकाला नहीं गया है। एक ऐसा दशमलव प्रसार आता है जो न रुकता है और ना ही जो क्या नाम है, रिपीट होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्वेश्चन भी आएगा एक इससे संबंधित, और डिटेल में पढ़ेंगे। अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, ठीक है, अभाज्य संख्या का वर्गमूल, ये भी हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे √2 है, 1.414 और अनंत तक चलता रहता है। ठीक है, अशांत अनावर्ती दशमलव। √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, 11 है, ऐसे ही ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, एक दशमलव प्रसार, ठीक है, और उसे हम कहते हैं अशांत अनावर्ती, यानी कि रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगा, अशांत अनावर्ती दशमलव। वैसे देखा जाए तो इन सारी चीज़ों को हम एक जगह ही ला सकते हैं। पाई भी अशांत अनावर्ती दशमलव है, अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं, ये भी अशांत अनावर्ती दशमलव है, तो इसी के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। 1/0 ये थोड़ी सी इससे अलग है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, बाकी इसी के अंदर हम सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। अगर एक चीज़ ये लिख देते हैं तो इससे लमसम हमारी जो अपरिमेय संख्या की जो परिभाषा है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया सारे बच्चों को। तो मैं थोड़ा सा इधर होता हूँ और आप इसको वीडियो को रोक करके इसको राइट डाउन कर सकते हो, क्योंकि पिछले 1-2 वीडियो में ऐसा हुआ था कि समझाने के लिए मैं आगे आ जाता था तो ये बोर्ड हमारा ढक जाता था, तो जिससे आपको समस्या रहेगी। ठीक है, तो इसको आप रोक करके राइट डाउन कर सकते हो। और अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ लिया है, अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और अब हम लगभग अपने लक्ष्य के बिल्कुल नज़दीक हैं।
अपने लक्ष्य के बिल्कुल नज़दीक हैं। और अगला हमारा जो परिभाषा आने वाली है वो हमारा वही है जहाँ से हमने शुरू किया था और जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो बच्चों, अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, तो वो संख्या या तो आपकी परिमेय संख्या होगी, अगर परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। और इन्हीं के समूह को हम कहते हैं वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स कहते हैं। लिख दिया वास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे? परिमेय संख्याओं। और आज के बाद मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये संख्या पद्धति के अंतर्गत किसी भी परिभाषा में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं हम? वास्तविक। ठीक है, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। चलो थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख देते हैं, कभी कभी आ जाता है, कोई एग्जामिनर वो रियल नंबर ही लिख देता है, रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आप सभी को आ गया होगा। ठीक है, अब जब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत क्या क्या रहेंगे? परिमेय भी रहेंगी और कौन कौन सी रहेंगी? अपरिमेय रहेंगी। और इनके बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी हो गई है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, दशमलव के प्रकार। इसको पढ़ने के बाद फिर हम एक्सरसाइज पर आ जाएंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे और ये परिभाषाएं हमारी यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखो, दशमलव का जो प्रकार होता है, तो एक दशमलव प्रकार होता है हमारा शांत दशमलव। ठीक है, अच्छा, शांत दशमलव से क्या मतलब हुआ? शांत दशमलव से मतलब हुआ कि जैसे 5 का भाग हमने 13 में दिया। ठीक है, दिया, 5 दूनी 10 हो गया, 3 बच गया, दशमलव 5 6 30 हो गया। ठीक है, 0 आ गया, रुक गया दशमलव। एक दशमलव ऐसा हो गया, 3 का भाग 10 में दे दो, 3 3 9, 1 बच गया, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दी, 3 3 9। ठीक है, 1 3 3 9, 1 बढ़ाओ, 3 3 9। भैया देते रहो भाग, आप देते रहो, कॉपियाँ भरते रहो, लेकिन ये दशमलव कभी रुकेगा नहीं, अनंत तक चलता रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो ये आ रही है कि जैसे दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 5 अंक, कितने भी कुछ अंक ऐसे, कुछ संख्याओं में अंक ऐसे होते हैं कि 12 12 13 13 डिजिट के बाद रिपीट होता है। ठीक है, और इसमें तो 1 अंक ही रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। 1.24 है, 24 है, 24 है, तो इसमें क्या लगाएंगे? जो संख्या दशमलव के बाद जो संख्याएं हमारी आवृत्ति होती हैं, रिपीट होती हैं, उन्हीं को, उनके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। और जो दशमलव रुक जाता है उसे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। शांत के बाद होता है अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव होता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है न रुकेगा, न रिपीट होगा। पाई के केस में, √2 के केस में, ठीक है, √3 के केस में, 0 1, 0 1, 3 0 1, 4 0 1, 2.1 2, 1 2 2, 1 3। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे दशमलव प्रसार होते हैं जिनको हम अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। इसमें पहले वाले 2 प्रकार को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, पहले आपने पढ़ लिया है। और तीसरे वाले प्रकार को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी वास्तविक संख्या की परिभाषा, जिसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। ठीक है, सिकंदर महान।
ठीक है, अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर के उसने ठान लिया था कि मुझे विश्व विजय, मुझे पूरे विश्व को विजित करना है। ठीक है, बताते हैं कि जो सिकंदर था उसकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ थी, इतना संकल्प उसका दृढ़ था कि उसकी आंखों की तरफ देखा नहीं जा सकता था। ठीक है, तेज, जिसका संकल्प तेज होता है उसकी आंखों में तेज होता है और उसमें करने की क्षमता होती है। और जब हम संकल्प कर लेते हैं तो हमारी जो आत्मा की आवाज़ है, परमात्मा है, ये ग्रह हैं और ये पूरा ब्रह्मांड है, उसके लिए लग जाता है और उसके संकल्प को पूरा करवाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी अपना एक संकल्प निर्धारण कर लो कि हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो हमारा अध्ययन है वो स्टॉप होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।